प्रताप जी का एक छोटा सा परिवार था। उनकी पत्नी का नाम उर्मिला था। उनके दो बेटे और एक बेटी थी। दोनों ने मिलकर अपने बच्चों की परवरिश बहुत ही अच्छे से की थी। प्रताप जी प्राइवेट नौकरी करते थे, उतना कमा लेते थे जिससे उनके बच्चों की परवरिश अच्छे से हो जाए। उनकी पढ़ाई लिखाई में कभी कोई दिक्कत नहीं आने दी। प्रताप जी ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर इस काबिल बना दिया कि वह अपने पैरों पर खड़े हो सके। बड़ा बेटा दीप सरकारी नौकरी करता था और छोटा बेटा अभय प्राइवेट जॉब करता था। और बेटी अंशु की भी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी और वह भी सरकारी अध्यापिका बन गई थी। प्रताप जी अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझते थे कि उनके तीनों बच्चे अपने अपने पैरों पर खड़े हो गए। इसी तरह हंसी खुशी से दिन गुजर रहे थे। एक दिन प्रताप जी ने उर्मिला जी से कहा, अब हमें अपने बड़े बेटे दीप के लिए लड़की देखना चाहिए। और दोनों अपनी रिश्तेदारी और दोस्तों में भी बता दिया था कि वह दीप के लिए एक सुंदर सुशील पढ़ी लिखी लड़की देख रहे हैं। अगर कोई हो तो बताएं। प्रताप जी के दोस्त ने बताया कि उनके दोस्त की एक लड़की है, वह बहुत ही सुंदर और सुशील है। अगर आप लोग कहें तो मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। आप लोग लड़की देख लीजिए, फिर जैसा भी हो आप बता दीजिएगा। प्रताप जी का पूरा परिवार लड़की को देखने गया था। लड़की का नाम रूपाली था। वह बहुत ही सुंदर थी। दीप को भी लड़की बहुत ही पसंद आई थी, इसलिए दीप ने शादी के लिए झट से हाँ कर दिया। रूपाली कोई नौकरी नहीं करती थी, लेकिन हाँ पढ़ी लिखी बहुत ही सुंदर और सुशील थी। रूपाली के पिताजी ने प्रताप जी को अलग से बुलाया और उनसे पूछा, देखो भाई साहब, दहेज देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन हमारी बेटी बहुत ही समझदार और सर्वगुण संपन्न है। आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। आजकल सरकारी नौकरी करने वाले लड़कों के माता पिता बहुत ही बड़ी रकम मांगते हैं, और अगर आपने भी मुझसे उतनी ही बड़ी रकम मांगी तो शायद मैं इस शादी के लिए हाँ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं आपको शादी के लिए इतनी बड़ी रकम दे सकूं। आपका बेटा तो सरकारी नौकरी करता है। प्रताप जी ने कहा, आप कैसी बातें करते हैं? हमारे घर में भी एक बेटी है और मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। मुझे दहेज बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आपकी लड़की मेरे घर में आएगी, वह हंसी खुशी से मेरे घर में सबके साथ रहे, इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। बस एक प्यारी सी बहू घर में आ जाए तो फिर हमारा परिवार खुशियों से भर जाएगा। आप तो बस अपनी रूपाली को विदा करके हमारे घर भेजने की तैयारी कीजिए। रूपाली के पिताजी बहुत खुश हो गए। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि उनका जीवन ही सफल हो गया। अपनी लड़की के लिए इतना अच्छा ससुराल पाकर प्रताप जी अपने परिवार के साथ घर वापस आ गए और शादी की तैयारी शुरू हो गई। इधर रूपाली के घर में भी जो शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी थीं। इसी तरह शादी की तैयारी में दिन गुजरने लगे। आज वह दिन आ गया था जिसका रूपाली और दीप को इंतजार था। बारात गेस्ट हाउस आ चुकी थी। बारातियों का स्वागत बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया। रूपाली दुल्हन के जोड़े में एकदम परी जैसी लग रही थी। प्रताप जी बारातियों के स्वागत की व्यवस्था को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। दीप और रूपाली की शादी धूमधाम के साथ संपन्न हो गई। उर्मिला जी अपनी बहू का स्वागत करने के लिए दरवाजे पर खड़ी थी। रूपाली का गृह प्रवेश किया गया। रूपाली ने थोड़े दिनों बाद पूरे घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। वह कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं देती थी। फिर एक दिन प्रताप जी ने दीप और अभय को बुलाया और उनसे कहा, हमें अंशु के लिए लड़का ढूंढना चाहिए। कोई अच्छा लड़का हो तुम दोनों की नज़र में तो बताना, मैं भी देखता रहूँगा। अब घर के सभी लोगों ने अंशु के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया था। एक दिन अभय शाम को ऑफिस से घर आता है तो वह अपने पापा से कहता है, पापा, मेरे ऑफिस में एक लड़का है तरुण, वह बहुत ही अच्छा लड़का है। वह मेरा दोस्त है और वह मेरे साथ ही मेरी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम करता है। अगर आप कहें तो मैं बात करूं उससे अपनी अंशु के बारे में। प्रताप जी ने हाँ कर दिया। अभय ने तरुण से बात की। तरुण, मेरी बहन अंशु तुझे कैसी लगती है? अगर तुझे मेरी बहन पसंद है तो तेरे मम्मी पापा से बात करूं तुम दोनों की शादी के बारे में। तरुण अंशु को जानता था, उसने एक दो बार अंशु को देखा भी था। उसे भी वह बहुत पसंद थी और उसने हाँ कर दिया और बोला, मुझे तो अंशु अच्छी लगती है, लेकिन शादी के लिए मम्मी पापा की भी तो हाँ होनी चाहिए। यदि वह हाँ नहीं करेंगे तो मैं शादी नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें उन्हीं से बात करनी पड़ेगी। ठीक है तरुण, मैं तुम्हारे मम्मी पापा से बात करता हूँ। अपने मम्मी पापा को ले जाकर तरुण ने अपने घर पर बता दिया था
कि उसके दोस्त अभय के मम्मी पापा उनसे मिलना चाहते हैं, इसलिए वह लोग आज घर पर आ रहे हैं। अभय, दीप और प्रताप जी उनके घर पर पहुंचते हैं। तरुण के माता पिता ने उन लोगों का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया। चाय नाश्ता करने के बाद अभय ने तरुण के पापा से कहा, अंकल जी, हम तरुण को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए हम अपनी बहन का रिश्ता तरुण के साथ करना चाहते हैं। अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो क्या आपकी इस शादी के लिए सहमति होगी? तरुण के पापा बोले, अगर तरुण को लड़की पसंद है तो हमें इस शादी से कोई ऐतराज़ नहीं है। आखिर ज़िंदगी भर का साथ है तो तरुण को ही निभाना है, तो हमें भला क्या दिक्कत हो सकती है। तरुण के पापा राजेंद्र जी ने अपने बेटे से पूछा, तरुण, क्या तुम्हें लड़की पसंद है? क्या तुम उससे शादी करना चाहते हो? तरुण ने तुरंत शादी के लिए हाँ कर दिया। प्रताप जी ने कहा, राजेंद्र जी, बच्चों ने तो शादी के लिए हाँ कर दिया है, अब मैं चाहता हूँ कि हम अपनी आपस में बातचीत कर लेते हैं। राजेंद्र जी ने कहा, किस बारे में आप बातचीत करना चाहते हैं? प्रताप जी बोले, मैं लेन देन के बारे में बात कर लेना चाहता हूँ, जिससे बाद में कोई दिक्कत ना हो। कैसी बातें कर रहे हैं प्रताप जी? लेन देन के बारे में क्या बात करेंगे? अभी तो फिलहाल आप मुंह मीठा कीजिए। आखिर हमारे बच्चों ने शादी के लिए हाँ कर दिया है, इस बात की खुशियाँ मनाएंगे। लेन देन की बातें तो बाद में होती रहेंगी। दरअसल राजेंद्र जी लेन देन की बातें सिर्फ और सिर्फ प्रताप जी से करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बच्चों के सामने उस बात को टाल दिया। उन्होंने मन ही मन में सोचा था, अभी फ़िलहाल शादी पक्की हो गई है, यही बहुत है। लेन देन की बात तो आगे मैं इससे खुद ही कर लूँगा। अंशु के घर वालों ने सिर्फ लड़का देखा था जो शांत स्वभाव का था, लेकिन वह अभी उसके माता पिता के व्यवहार से बिल्कुल ही अनजान थे। तरुण के माता पिता बहुत ही लालची किस्म के इंसान थे। उन्होंने तो सोच रखा था कि उनका बेटा तरुण अच्छी पोस्ट पर नौकरी करता है, तो इसलिए वह उसकी पूरी रकम वसूल करेंगे। राजेंद्र जी मन ही मन में इस बात को लेकर बहुत खुश हो रहे थे कि अच्छा परिवार मिला है मुर्गा बनाने के लिए। लड़की भी नौकरी करती है और इनका बेटा भी सरकारी नौकरी करता है, तो अच्छी खासी मोटी रकम तो दहेज में हम ले ही लेंगे। इस तरह तरुण और अंशु की शादी तय हो जाती है और वो लोग अपने घर आ जाते हैं। सभी लोग हॉल में बैठ गए। तभी प्रताप जी ने रूपाली से कहा, बहू, सबके लिए चाय बना लो और हमें चाय पीते पीते कुछ बातें भी करनी है तुम लोगों से। रूपाली सबके लिए चाय बनाकर ले आती है। सब चाय बैठकर पीते हैं। तभी प्रताप जी ने कहा, हमने अंशु की शादी तय कर दी है। लड़का बहुत ही अच्छा है और अभय का दोस्त भी है और ऊपर से उसकी ही कंपनी में मैनेजर है, इसलिए अभय लड़के को बहुत अच्छे से जानता है। लड़का बहुत ही सीधा साधा शांत स्वभाव का है। इस बात को सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। अपनी शादी की बात सुनकर अंशु शर्मा जाती है। अंशु को शर्माते हुए देखकर उसकी भाभी रूपाली अपनी नंद को छेड़ते हुए कहती है, ननंद रानी, ससुराल जाने की तैयारी करो, अब हम लोग आपके ससुराल भगाने वाले हैं। अंशु वहां से उठकर चली जाती है। तभी उर्मिला जी ने पूछा कि लड़के के माता पिता से लेन देन के बारे में आपने बात तो कर ली है ना? इस बात पर रूपाली ने भी कहा, पापा जी, लेन देन की बात पहले ही कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, पता चला शादी के दिन कोई दिक्कत हो। नहीं नहीं बहू, परिवार तो बहुत अच्छा है, हमें नहीं लगता कि वह लोग दहेज लेंगे, क्योंकि उनका बेटा तरुण अच्छा खासा कमा लेता है, तो उन्हें दहेज की क्या ज़रूरत होगी। और फिर हमारी अंशु भी तो नौकरी करती है, वह भी तो अच्छा खासा कमा लेती है। रूपाली बोली, वह बात आपकी ठीक है पापा जी, आप लोग बहुत सीधे हैं, इसलिए आपको सब सीधे दिखाई देते हैं, लेकिन हर कोई आपकी तरह सीधा साधा नहीं होता पापा जी, इसलिए अगर आप उनसे दहेज के बारे में खुलकर बात कर लेते तो ज़्यादा ही अच्छा था। फिर एक दिन राजेंद्र जी ने प्रताप जी को फ़ोन किया और उन्हें मिलने के लिए बुलाया। देखिए प्रताप जी, आप अकेले आइएगा, अभय को साथ मत लाइएगा। मैं चाहता हूँ कि कुछ बातें ऐसी हैं जो हम बड़ों को आपस में कर लेनी चाहिए, बच्चों को उसमें शामिल नहीं करना चाहिए। प्रताप जी ने हाँ कर दिया और वह उनसे मिलने के लिए एक होटल में पहुंच गए। तरुण के पापा ने कहा, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरा बेटा कितनी बड़ी पोस्ट पर है और आपकी बेटी भी एक अध्यापक है, इसलिए ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं चाहूँगा, लेकिन हाँ, एक कार और कैश में 11 लाख रुपए, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। ये तो मैं आपसे बहुत ही कम मांग रहा हूँ, वैसे तो मैंने सोचा था 25 लाख रुपए तो आराम से लूँगा जब अपने बेटे की शादी करूँगा। आखिर उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, उसकी पढ़ाई पर इतना पैसा खर्च किया है, तो दहेज लेना तो बनता ही है। तरुण के पिताजी की बातें सुनकर प्रताप जी का चेहरा उतर गया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस घर का लड़का इतना अच्छा है, उसके माता पिता इतने लालची कैसे हो सकते हैं। प्रताप जी बोले, देखिए, इतना तो हमारे पास नहीं है कि मैं आपको दे सकूं, लेकिन हाँ, जितना हो सकेगा मैं कोशिश ज़रूर करूँगा।
तरुण के पापा तुनक कर बोले, आपके तीनों बच्चे कमाते हैं, फिर भी आप दहेज देने में नानुकर कर रहे हैं। प्रताप जी ने कहा, मैंने भी अपने बेटे की शादी की थी, मैंने उनसे कोई दहेज नहीं लिया था और मैं भी यही चाहता था कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे परिवार में करूंगा जो लोग बिना दहेज के उसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि मेरी बेटी सर्वगुण संपन्न है। मेरी बेटी आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। और भाई साहब, बच्चे कमाते हैं लेकिन मैं उनसे पैसे नहीं मांग सकता। उनसे जो बन पड़ेगा वह खुद ही करेंगे और जो मुझसे हो पाएगा वह मैं करूँगा। एक कार का तो ठीक है, लेकिन 11 लाख कैश नहीं हो पाएगा। मुझसे माफ़ कीजिएगा भाई साहब, अगर हो जाता तो मैं खुशी खुशी कर देता। राजेंद्र जी बहुत ही चालाक किस्म के इंसान थे। वह मन ही मन में सोचने लगे कि चलो ठीक है, एक कार तो फिलहाल मिल ही रही है और रही बात रुपए की, वह तो मैं फेरों के वक्त निकलवा ही लूँगा। अच्छा ठीक है प्रताप जी, कोई बात नहीं, आप एक कार का ही इंतजाम कर दीजिएगा, बस वही बहुत है। क्योंकि आपकी बेटी अंशु के बारे में बहुत सुना है हमने कि वह बहुत ही अच्छी लड़की है, इसलिए मैं सिर्फ एक कार में ही मान गया हूँ, लेकिन अगर हो सके तो देख लीजिएगा। ठीक है राजेंद्र जी, मैं अपने बच्चों से एक बार घर पर इस बारे में बात कर लेता हूँ, फिर जैसा भी होता मैं आपको फ़ोन कर बता दूंगा। तरुण के पापा कुछ हड़बड़ाकर बोले, इसमें बच्चों से बात करने की क्या ज़रूरत है, आप उनको सीधा सीधा बोल दीजिएगा कि मैं अपनी बेटी को एक कार देना चाहता हूँ और जितना हो सके तुम लोग थोड़ा बहुत रुपए का भी इंतज़ाम कर दो। ये बात आपके और हमारे बीच में ही रहनी चाहिए। हमारे बच्चों को पता नहीं चलनी चाहिए कि मैंने आपसे ये सब देने के लिए कहा है। आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई साहब, मैं कोशिश करूँगा। अब मैं चलता हूँ। प्रताप जी अपने घर वापस आ जाते हैं। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उर्मिला जी ने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? उन्होंने आपसे कुछ कहा है क्या? नहीं नहीं उर्मिला, सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। बच्चे अभी कहाँ हैं? मुझे उनसे थोड़ी बात करनी है। ठीक है, मैं अभी बुला देती हूँ। उर्मिला जी ने दीप और अभय को आवाज़ दी। प्रताप जी ने कहा, बेटा मैं ये सोच रहा हूँ कि तरुण इतनी अच्छी पोस्ट पर है तो हमें उसे कुछ तो देना ही चाहिए। बताइए पापा, आप क्या देना चाहते हैं? हम वह दे देंगे बेटा, हमें लग रहा है हम अपने बेटे को एक कार तो देनी ही चाहिए। ठीक है पापा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, आखिर अंशाऊ हमारी एक ही बहन है तो एक कार तो हम उसको दे ही सकते हैं। हम दोनों भाई मिलकर अपनी बहन को कार गिफ्ट कर देंगे, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। और हाँ पापा, हम दोनों भाइयों ने खुद ही सोचा था कि अंशु को कुछ गिफ्ट में देना चाहिए, तो फिर हम अब उसे एक कार ही दे देते हैं। प्रताप जी की चिंता थोड़ी सी कम हो गई थी। आज उन्हें अपनी परवरिश पर बहुत ही गर्व हो रहा था। शादी की तारीख तय हो गई और सारी बातचीत भी हो गई। आज वह दिन आ गया था जिसका सभी को इंतजार था। अंशु तैयार होकर घर आ चुकी थी। उसको दुल्हन के जोड़े में देखकर प्रताप जी की आंखों में आंसू आ गए थे। बारातियों के आने का समय हो गया था। प्रताप जी और उनकी पूरी फैमिली मिलकर बारातियों के स्वागत के लिए गेट पर खड़ी थी। बारातियों का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया। धीरे धीरे करके शादी की रस्में शुरू हो गई थी और अब जयमाला का समय आ गया था। जयमाला माला का कार्यक्रम बहुत ही अच्छे से संपन्न हो गया। दोनों परिवारों ने मिलकर एक साथ खाना खाया और फिर आगे की रस्में शुरू हुई। उधर शादी के आगे की रस्में शुरू हो चुकी थी। इधर राजेंद्र जी ने प्रताप जी को बुलाया और फिर से उनसे कहा, प्रताप जी आपने कार तो गिफ्ट कर दी, लेकिन 11 लाख रुपए आपने अभी तक नहीं दिए, वह कहाँ हैं? माफ़ कीजिएगा राजेंद्र जी, रुपयों का इंतजाम नहीं हो पाया। कार का ही हमसे हो पाया तो हम लोगों ने कर दिया। तरुण के पापा ने कहा, कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आपने 11 लाख रुपए नहीं दिए तो फिर मैं अपनी बारात लेकर वापस लौट जाऊंगा। ये सुनते ही प्रताप जी के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उस समय तो राजेंद्र जी मान गए थे कि ठीक है, एक ही कार दे दीजिएगा, लेकिन आज वह अपनी बात से पलट गए। देखिए राजेंद्र जी, मैंने अभी तक अपने बच्चों को कुछ भी नहीं बताया है। उन्होंने तो कार अपने मन से अपनी बहन को गिफ्ट की है। अगर उन्हें ये बात पता चल गई कि आपने दहेज में कार और 11 लाख रुपए मांगे थे तो हमारे बच्चों को ये बात बहुत बुरी लगेगी और हमें नहीं पता बच्चे क्या करेंगे। इसलिए जितना हो सका मैंने कर दिया है। तरुण के पिताजी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वह अपने 11 लाख रुपए पर ही अड़े हुए थे। ठीक है प्रताप जी, अगर आपसे 11 लाख रुपए का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है तो मैं अपनी बारात वापस लेकर जा रहा हूँ और आप ले जाइए अपनी बेटी को घर पर। प्रताप जी तरुण के पापा के पैरों पर गिर पड़े और उनसे कहने लगे, ऐसा मत कीजिए, नहीं तो मेरी बेटी अंशु की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। प्रताप जी के बहते आंसू राजेंद्र जी को दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि वह बहुत ही लालची इंसान थे। तभी पीछे से अभय ने ये सारी बातें सुन ली। अभय को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पापा ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई। अभय वहाँ से चला गया और उसने जाकर ये सारी बातें अपनी बहन
अंशु और दीप को बताई। अंशु की आंखों से आंसू बह रहे थे कि आज उसके पिता का सर उसकी वजह से झुक गया। जिस पिता ने कभी किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाया था, आज उस पिता ने अपनी बेटी के लिए अपना सर झुका दिया। ये सारी बातें सुनकर प्रताप जी के तीनों बच्चों ने आपस में फैसला किया। फेरे शुरू होने वाले थे। सभी लोगों को मंडप में बुलाया गया। प्रताप जी और राजेंद्र जी भी मंडप में आ चुके थे। अभय ने कहा, मैं अपनी बहन की शादी इस घर में नहीं करना चाहता। मैंने तो सोचा था कि तरुण इतना अच्छा लड़का है तो उसके माता पिता भी बहुत ही अच्छे होंगे। तरुण को अपने पिता की ये सच्चाई पता नहीं थी। अंशु ने भी अपने पापा से कहा, पापा आपका सम्मान दांव पर रखकर मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। और आपने सोच भी कैसे लिया कि जो लोग आज आपसे दहेज के लिए शादी तोड़ने की बात कर रहे हैं, कल को दहेज लेने के बाद अगर उन्होंने मुझे मार दिया तो क्या आप जी पाएंगे? अंशु की बातें सुनकर उसके पापा हैरान रह गए और मन ही मन में सोचने लगे कि हमने अपने बच्चों को इस काबिल बनाया था कि वह अपने सारे फैसले ले सके। फिर मैंने उनसे ये बात कैसे छुपाई? मैंने बहुत गलत किया अपने बच्चों से दहेज की बात को छुपाकर। तभी दीप बोला, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपने परिवार और अपने पिता का अपमान कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता। और रही बात शादी तोड़ने की, तो मैं वह शादी खुद तोड़ता हूँ। मैं ऐसे घर में अपनी बहन की शादी कभी नहीं करूँगा जहाँ पर संस्कार नाम की चीज़ नहीं है। दहेज के लोभी भरे पड़े हैं। आज तरुण अपने पिता की हरकतों की वजह से सर झुकाए हुए खड़ा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। तरुण ये शादी करना चाहता था, लेकिन पिता के आगे उसकी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। दीप और अंशु ने आपस में बातचीत की, अगर आज तरुण गलत को गलत नहीं बोल सकता तो आगे मेरा साथ क्या ही देगा। बारात वापस जा चुकी थी। अंशु अपने भाई के लगकर बिलख पड़ी। पूरा माहौल गमगीन हो गया। तभी रूपाली की बुआ नीलम जी ने आगे बढ़कर अंशु का हाथ थाम लिया। मत रो बेटा, सही समय पर यह सच्चाई खुल गई, वरना तेरी जिंदगी इन लालची लोगों के ने बर्बाद करने की सोच ही रखी थी। नीलम जी के बेटे अभिनव ने हाथ जोड़ते हुए कहा, यदि आप लोगों को कोई ऐतराज़ ना हो तो मैं अंशु से शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अंशु को पसंद करता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि उसको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। सबकी आंखों में खुशी की चमक लौट आई, क्योंकि अभिनव को घर में सभी बहुत अच्छी तरह से जानते थे। अंशु भी अभिनव के स्वभाव को अच्छी तरह से जानती थी। वह बहुत मिलनसार और हंसमुख लड़का है। फिर इसी मंडप में धूमधाम से अभिनव और अंशु की शादी हो गई। रूपाली अंशु के लिए बहुत खुश थी। तो आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।